राखी बिरलान जी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। बैठिए अजय दत्त जी, बैठिए, सारी बात होगी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इतने गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर रखिए, संक्षेप में बहुत। हाँ, बहुत बहुत संक्षिप्त में रखूंगी। और ये विषय ऐसा नहीं है कि संक्षिप्त में रखा जाए, या फिर ये विषय ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ब्रीफली रखा जाए। ये विषय संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, मानवीयता के साथ जुड़ा हुआ है, इस देश की आधी आबादी के भविष्य, इस देश की आधी आबादी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो इसको शॉर्ट करना या फिर इसको लेंदी करने का विषय नहीं है। विषय ये है कि इस देश की आधी आबादी को सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले लोग जब चर्चा करते हैं तो उनकी गंभीरता भी दिखनी चाहिए। जब इन विषयों पर चर्चा होती है तो चर्चा महज सदन तक चर्चा होकर ना रह जाए, उसका कुछ ना कुछ आउटपुट निकलकर उस चर्चा को सार्थक किया जाए। आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। बेटी होने के नाते, प्रतिनिधि होने के नाते, इस सदन की सदस्य होने के नाते मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूं। सुरक्षित हो सड़कें, सुरक्षित हो पर्वत और चोटियां, ताकि निडर होकर जी सके दिल्ली की बेटियां। ये सिर्फ शब्द नहीं है अध्यक्ष जी, ये एक पीड़ा है। जब सुरक्षित सड़कों की बात कही जाती है तो याद आती है 16 दिसंबर 2013 की वो रात, जब एक बेटी निर्भया अपनी जान और सुरक्षा के लिए गुहार लगा रही थी, लड़ रही थी बदमाशों के साथ, उन दरिंदों के साथ जिन्होंने उसके साथ ना सिर्फ हैवानियत करी और उसको मौत के घाट उतार दिया। वो 2013 16 दिसंबर की रात थी। उसके ठीक 10 साल बाद 1 जनवरी 2023 की रात आती है। उस रात भी दिल्ली की एक बेटी अंजलि सड़क के ऊपर दरिंदों से अपनी जान की गुहार लगाती है, अपनी सुरक्षा की पुलिस और सरकार से उम्मीद करती है। लेकिन 10 सालों के अंदर ना तो निर्भया को सुरक्षा मिली 2013 के अंदर, और जो है उसके बनाए हुए फंड का सदुपयोग हो सका, और आज ठीक 1 दशक के बाद अंजलि, हमारी दिल्ली की बेटी, उस रात को, जिस रात को जश्न की रात कहा जाता है, पूरा देश, पूरी दुनिया जश्न के माहौल में डूबी होती है, ठीक 1 दिन पहले 31 दिसंबर को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहते हैं कि 21 दिसंबर का जो है 31 दिसंबर की रात को दिल्ली की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद होगी कि 16,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में रात को उतारे जाएंगे। लेकिन वही घटना जब 31 तारीख और 1 तारीख की रात को घटित होती है तो दिल्ली पुलिस और सुरक्षा के सारे जो ढकोसले हैं उनके परखच्चे उड़ा देती है। अध्यक्ष जी, साल 2013 की घटना हो या 1 जनवरी साल 2023 की घटना हो, इन 10 सालों के अंदर दिल्ली में कुछ भी नहीं बदला। तब भी दिल्ली की सड़कों पर बेटियां आधी रात को निकलते हुए डरती थी, घबराती थी। आज भी आधी रात को दिल्ली की सड़कों पर उतरते हुए बेटियां डरती हैं और घबराती हैं। लेकिन इस 1 दशक के अंदर अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर 2 महत्वपूर्ण चीजों में बदलाव आया। एक आया राज्य की सरकार में और एक आया केंद्र की सरकार में। साल 2013 में जब राज्य के अंदर एक ऐसी सरकार चुनकर आई जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, जिनकी कोई सत्ता में आने की ललक नहीं थी, सिर्फ देश को बदलने की एक चिंगारी थी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार सत्ता में आई। वो सरकार जिसने महज 7 सालों के अंदर दिल्ली में डीटीसी बसों के अंदर मार्शल लगाने का काम हो, चौक चौराहे गली मोहल्लों पे सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात हो, बसों में पैनिक बटन लगाने की बात हो, हर एक गली मोहल्ले पर
लाइटों के प्रबंध करने की काम बात हो, या फिर दिल्ली महिला सुरक्षा के लिए 20 से ज्यादा इन्फोर्समेंट की वैन डेप्यूट करने की बात हो, महिला मोहल्ला क्लिनिक का शुभारंभ करने की बात हो, एक ऐसी सरकार जो महज 7 साल के अंदर महिलाओं को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए, मजबूत किया जाए, उनको मानसिक और शारीरिक तौर पर सक्षम कर देश की आधी आबादी को सम्मान दिया जाए, दिन रात काम करती है। उसके उलट साल 2014 के अंदर एक ऐसी सरकार चुनकर आती है जिसका नारा होता है बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। देश की आधी आबादी को लगता है कि कांग्रेस के समय में निर्भया का कांड हुआ, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा फैसला नहीं आया जो आधी आबादी को विश्वास दिला सके कि इसी सरकार को अगली बार आप केंद्र में दोहराएं, तो उन्होंने उस कांग्रेस की सरकार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केंद्र में स्थापित किया। महज 5-7 महीने का फर्क रहा इन दोनों सरकारों में। जब 2013 के अंदर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आती है, वो दिन रात 24 घंटे स्कूल हो, सड़कें हो, अस्पताल हो, बस हो, किस प्रकार से आधी आबादी को इस बात को महसूस कराए कि जिस मुख्यमंत्री को बड़े भाई के रूप में आपने चुनकर भेजा है, वो बड़ा भाई हर जगह अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। वहीं 2014 में जो सरकार इस नारे के साथ आई, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, उनके हर वादे जो जुमले साबित हुए, उनकी महिला सुरक्षा की ये महत्वपूर्ण बात भी महज जुमला साबित होकर रह गई। और अध्यक्ष जी, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है, भारतीय जनता पार्टी का टॉप मोस्ट नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो, चाहे बहुत ही निम्न स्तर का, छोटे दर्जे का, गली नुक्कड़ चौक चौराहे का छोटा छुट भैया नेता मनोज मित्तल हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री है और दूसरा एक छोटे से वार्ड का सह संयोजक है, इत्तेफाक देखिए, ये सब के सब महिला उत्पीड़न में संलिप्त पाए जाते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो महिला जासूसी का प्रकरण किसी से छिपा नहीं है। अब ये कल की नई घटना कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर महिला शोषण का आरोप लगाया गया, इसमें भी कौन संलिप्त है? इसमें भी ब्रजभूषण शरण सिंह अध्यक्ष जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इसी प्रकार से सैयद शहनवाज हुसैन जी जो पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, परसों परले दिन ही हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनके ऊपर रेप का केस एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इसी तरह से एमजे अकबर पूर्व राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, दिल्ली के बड़े नेता विजय जॉली जी जो पूर्व विधायक रहे हैं, उनके ऊपर महिला उत्पीड़न का केस दर्ज है। कुलदीप कुमार सेंगर किसी से भी छिपी नहीं है, किस प्रकार से उस बेटी के पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा और पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उनके हित के लिए खड़ी थी, उनके संरक्षण के लिए खड़ी थी। और चिन्मयानंद जो स्वामी है, किस प्रकार से एक छात्रा का उत्पीड़न कर रहा था, किसी से नहीं छुपा, उत्तर प्रदेश का पूर्व राज्य गृह मंत्री रहा है। उमेश अग्रवाल विधायक है हरियाणा का, महिला उत्पीड़न में नाम आता है। श्री राघव पूर्व बीजेपी नेता है। साक्षी महाराज जी सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। श्री परमिंदर कटारिया जी पूर्व उप महापौर है। श्री शांतिलाल सोलंकी व गोविंदा जो है रूपाणी जी बीजेपी के गुजरात के नेता है। एनडी विजयराज जी विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। श्री अशोक नेता है बीजेपी के। हामिद सदर नेता है बीजेपी के। ये एक लंबी चौड़ी लिस्ट है और ये लिस्ट आम आदमी पार्टी या फिर मैं अपने मन गढ़ंत तरीके से नहीं बनाई, ये सारे के सारे केस कोर्ट में रजिस्टर्ड है, पुलिस थानों में रजिस्टर्ड है और हर तरीके से कहीं ना कहीं इनके खिलाफ रिकॉर्ड मिलेगा। अध्यक्ष जी, जैसा मैंने बोला, एक सरकार जो 2013 में आई, वही जिम्मेदारी के साथ उनके नेता आए
कि इस दिल्ली की जनता ने, माँ ने, बहन ने, बेटियों ने हमको अपने बड़े और छोटे भाइयों के रूप में अपनी सुरक्षा सौंपी है, तो दिन रात वो काम करते हैं महिला की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, उनके अंदर इस बात को, विश्वास को भरने के लिए कि जो ये नेता हैं, जो ये मंत्री हैं, जो ये विधायक हैं, इनकी जिम्मेदारी आप एक बेटी के रूप में, बहन के रूप में हो। उसके उलट साल 2013 के अंदर के बाद जो 14 में केंद्र की सरकार आई, निर्भया के कांड के बाद, उनका टॉप मोस्ट लीडर से लेकर लास्ट तक के लोग जो है, सब लोग पाए जाते हैं इनकी सारी की सारे महिला उत्पीड़न के केसेस में। हम पूरी और सब और बात ना करके सिर्फ दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में आज, जैसा मेरे सभी साथियों ने बताया कि दिल्ली आज एक रेप कैपिटल बन गई है। दिल्ली की सड़कों पर हमारी माँ, बहन, बेटियां अपने आप को अकेला, असुरक्षित महसूस करती है। मैं आज आपके माध्यम से उपराज्यपाल महोदय से ही कहना चाहती हूँ कि आपको रोकने का बड़ा शौक है। कभी आप दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं रोक देते हैं, कभी आप दिल्ली के लोगों का पानी रोक देते हैं, कभी दिल्ली के गरीब दलित के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की ट्रेनिंग ले जाने के लिए जो अध्यापकगण फिनलैंड जा रहे हैं, आप उनकी फाइलों को रोक देते हैं। अगर एलजी महोदय, उपराज्यपाल महोदय को कुछ रोकना है तो वो दिल्ली के क्राइम को रोकिए, और जो दिल्ली पुलिस है उसकी घूसखोरी की आदत को रोकिए, और उसकी अकाउंटेबिलिटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करिए। उपराज्यपाल को कि क्या ये जरूरत नहीं थी कि इतना बड़ा जो अंजलि का केस हुआ, 14 घंटे तक उस परिजन को, उस बेटी की शिनाख्त नहीं कराई गई, पोस्टमार्टम के लिए जो है कमेटी नहीं गठित करी गई, या फिर एफआईआर के अंदर 302 की धारा नहीं जोड़ी गई? क्या उनको संज्ञान लेना जरूरी नहीं था? क्या दिल्ली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उन लोगों की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, जिनकी जो है लापरवाही से, जिनके लचर रवैये की वजह से एक बेटी जो अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करती थी, अपनी विधवा माँ का इलाज करा रही थी, अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई सुनिश्चित करा रही थी, वो अपनी जान खो देती है, जान गंवा देती है। और अध्यक्ष जी, आपको, मुझे नहीं पता इस सदन को जानकारी है या नहीं है, ये 1 जनवरी की घटना थी, 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात की घटना थी, जिसने ना सिर्फ दिल्ली, ना सिर्फ देश, बल्कि पूरी दुनिया को दहला दिया। उसके बाद खबर आती है कि जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, वो कल रात को ये फेडरेशन वाले लोगों की, जहां कुश्ती संघ अध्यक्ष के लोगों का धरना चल रहा था, उनसे जब वो मिलकर निकल रही थी तो उनकी गाड़ी को भी टक्कर मारी जाती है रोड के ऊपर, और एक शराब के नशे में व्यक्ति उनको जो है 2-3 बार उनकी गाड़ी को टक्कर मारता है, और जब वो उतरती है उनका हाथ गाड़ी में फंसा रहता है, उनके साथ बदतमीजी होती है। तो आप ये सोच लीजिए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था और दिल्ली की बहन बेटियों की सुरक्षा पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। जहां पर सामान्य वर्ग की बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो वही महिला आयोग की दिल्ली की अध्यक्ष के साथ सरे बाजार रोड पर बदतमीजी की जाती है। तो मैं उपराज्यपाल महोदय से सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि सिर्फ विरोध के लिए किसी का विरोध करना ठीक नहीं है। आप भी किसी बेटी के बाप होंगे, आप भी किसी के भाई होंगे, और आपके परिवार में भी माँ बहनें होंगी, महिलाएं होंगी, जो एक जिम्मेदार पद पर आपको देखते हुए अपने जैसी लाखों हजार बेटी और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की उम्मीद आपकी ओर देख रही है। तो कम से कम राजनीति से ऊपर उठकर दिल्ली की आधी आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित हो, और जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, जो अधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन कर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाए, तब तो मुझे लगेगा कि आप दिल्ली का भला करना चाहते हैं। नहीं तो जो अभी तक के आपके क्रियाकलाप है, जो अभी तक के उपराज्यपाल महोदय के कदम हैं, वो सिर्फ यही दिखा रहे हैं, यही प्रतीत कर रहे हैं कि जो व्यक्ति दिल्ली के एक जिम्मेदार बेटे के रूप में, दिल्ली के एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री, बड़े भाई के रूप में माननीय अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार काम कर रही है, तो आप एलजी के रूप में सिर्फ उस सरकार के कामों को रोकने, उस सरकार के कामों में अड़ंगा लगाने और उसका सरकार के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर टकराव के जो है पूरे प्रोजेक्ट को लेकर बैठे और अपने आकाओं को रोज, आज मैंने ये फाइल रोक दी, आज मैंने वो फाइल रोक दी, सिर्फ आपका काम इतना रह गया। अगर वास्तव में आप एक पिता हैं, एक पति हैं और एक भाई हैं,
तो मैं आज यहां से आपसे गुजारिश करना चाहती हूं कि दिल्ली की हर एक बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए आप दिल्ली सरकार का सहयोग करें और बेहतर से बेहतर कदम उठाने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ लगकर आप इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया और मुझे लगता है कि जो है सिर्फ ये विषय चर्चा का ना रह जाए, इस पर महत्वपूर्ण कदम उठे। इसके लिए जो हमारी विधानसभा की भी कमेटियां हैं वो भी दिल्ली पुलिस के अलग अलग लोगों को बुलाकर जो है सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए मापदंडों पर को तय करें और उस पर चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान शिवचंद्र गोयल।